नमस्कार एवरीवन। लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास 12 एफएमएम चैप्टर नंबर 1 चल रहा है अपना करके। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, काफी बड़ा टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं अब तक अपने इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में 1992 से लेके अब तक जो भी मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं, उनको हमको डिस्कस करना था, राइट। जिसके अंदर हमने यहाँ तक कर लिया था स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग तक का, जिसके अंदर बेसिकली इन्होंने अभी डिजिटल ट्रेडिंग जब स्टार्ट किया था तो उसको हम बोलते थे स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। वो फिजिकल ट्रेडिंग होता था पहले, फिर उन्होंने डिजिटल ट्रेडिंग स्टार्ट किया, राइट। इसके लिए एनएससी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता था? नीट सॉफ्टवेयर यूज करता था, राइट। तो ये तो लास्ट क्लास तक का यहाँ तक हमने कर लिया था। आज की क्लास में अपने को ये वाला टॉपिक से स्टार्ट करना है, रिडक्शन ऑफ ट्रेडिंग साइकिल, राइट। इसको समझते देखो बुक के अंदर, बिकॉज इसका लैंग्वेज दे रखा बहुत ही ऐसा कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज दे रखा है, तो इसको सिंप्लीफाइड मैनर के अंदर एक बार नोट्स के अंदर पहले समझते हैं। कम सी द टॉपिक इज ट्रेडिंग साइकिल, ठीक है। ट्रेडिंग साइकिल समझो जरा। पहले तो ये उस टाइम की बात कर रहा है, पुराने टाइम की बात कर रहा है, जब शेयर ऐसा फिजिकल जिनका बाइंग एंड सेलिंग होता था, उस टाइम की बात कर रहा था। उस टाइम पे क्या था कि सिस्टम बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट था करके, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो उसके अंदर क्या पहले वाला सिस्टम था वो समझते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, एंड देन आज क्या सिस्टम हो गया ये जरा समझते हैं, ठीक है। तो पहला तो देखो, जब वो उनका बाइंग एंड सेलिंग होता था, तो ये लोग क्या करते थे, ऑलमोस्ट 14 डेज टू 30 डेज तक ये सिर्फ क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करते थे। क्या करते थे? ट्रेडिंग करते थे, ठीक है। 14 to 30 डेज तक क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, कोई किसी से शेयर खरीदा है, कोई किसी को शेयर बेच रहा है, अगर करें सिर्फ ट्रेडिंग करने का मतलब है कि उसको सेटल नहीं करे। मींस जिसने शेयर परचेज किया वो पैसा नहीं दे रहा, जिसने शेयर सेल किया वो अपने सर्टिफिकेट सामने वाली पार्टी को नहीं दे रहा। 14 to 30 डेज वो क्या करेंगे, सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे। फिर आता है तुम्हारा क्या यहाँ पे, सेटलमेंट पीरियड। फिर क्या रहेगा तुम्हारा, सेटलमेंट पीरियड। इसके अंदर ये लोग क्या करेंगे ना, जो तुमने ट्रेडिंग किया उनको सेटल करेंगे। मतलब कि जिसने शेयर्स परचेज किया था वो पैसा देगा करके, जिसने शेयर्स को सेल किया था वो अपना सर्टिफिकेट सामने वाले बंदे को देगा करके। तो ये सेटलमेंट पीरियड के अंदर सब एक साथ इकट्ठे होते थे और चीजों को, अपने ट्रांजेक्शन को जो यहाँ पे इन्होंने इस पीरियड के अंदर किए होते हैं, इनको यहाँ पे सेटल करते हैं। तो सेटलमेंट के लिए इनको कितना टाइम लगता था? 14 डेज का इनको और टाइम लगता था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फोर्टनाइट। ये तुम्हारे बुक के अंदर ये वाला वर्ड यूज किया गया, राइट। आई होप स्पेलिंग इसका सही हो, ठीक है। तो बट देखो यहाँ पे क्या रहता था, पुराना वाला तुमको सिस्टम समझा कितना ज्यादा इसके अंदर टाइम लगता था। 14 to 30 डेज तो सब तुम ट्रांजेक्शन कर रहे हो, राइट। यदि तुमने कोई परचेज किया तो तुमको पैसे देने की जरूरत नहीं है। तुमने यदि सिक्योरिटी सेल किया तो तुमको सर्टिफिकेट वो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, तुमको पैसे भी नहीं मिलेंगे, सिक्योरिटी ट्रांसफर भी नहीं करना पड़ा। यहाँ पर तुम सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करते जाओ। फिर ये क्या करते, जैसे ये टाइम पीरियड एंड होता है तो अब ये सब एक साथ में मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं और ट्रांजेक्शन को वन बाय वन सेटल करते हैं, राइट। बट सेटलमेंट के अंदर भी लगभग इनको क्या 14 डेज लग जाते थे, जिसको हम बुक के अंदर वर्ड यूज किया फोर्टनाइट। फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 डेज इनको और लगते थे ट्रांजेक्शन को सेटल करने में। सेटलमेंट का मतलब क्या है, एक्चुअल में पैसा ट्रांसफर करना, एक्चुअल में सर्टिफिकेट ट्रांसफर करना। ये वहां उस टाइम पे क्या होता था, प्रोसेस हुआ करता था। तो तुम समझ रहे हो कि लगभग लगभग 1 महीना या फिर उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता था एक पूरा साइकिल कंप्लीट होने के अंदर, ठीक है। तो इतना ज्यादा क्या था, वो इनएफिशिएंट था, टाइम कंज्यूमिंग पहले के टाइम पे सिस्टम था, राइट। तो ये एक इसका क्या था, मेजर प्रॉब्लम था। नाउ अभी इसका आज के टाइम पे क्या इन्होंने कर दिया ना, आज के टाइम पे कैसा होता ना, ये जो टाइम पीरियड था इसको रिड्यूस करके इन्होंने कर दिया है 1 डे का। ये किसको टाइम रिड्यूस करके क्या कर दिया, 1 डे का टाइम पीरियड कर दिया, जिसको हम बोलते हैं क्या, रोलिंग सेटलमेंट। इसको समझते जरा, ठीक है। 1 डे की ट्रेडिंग को क्या कर दिया, 1 डे कर दिया, और सेटलमेंट के लिए तुमको कितना टाइम लगता है, प्लस सेटलमेंट के लिए तुमको टाइम लगेगा यहाँ पे 1 डे। सेटलमेंट के लिए कितना टाइम लगेगा, अगेन 1 डे। ये हो गया तुम्हारा सेटलमेंट। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा वापस मैं इसको रिवाइज मैनर में लिखना चाहूंगा। इरेजर दो, इसको हटाओ, या ओके। अभी इसके अंदर वापस इसको लिखते हैं। ठीक। सी 1 डे जो हो गया, अभी क्या हो गया, ये तुम्हारा ट्रेडिंग का टाइम पीरियड हो गया। एंड सेटलमेंट के लिए अभी कितना लगता है, 1 डे लगता है। ये हो गया तुम्हारा सेटलमेंट का टाइम पीरियड। सेटलमेंट, ठीक है। ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम बोलते हैं क्या, रोलिंग सेटलमेंट। ठीक, इस तरीके से इसको लिखना था मेरे को ना। जब इसको समझाता हूँ होता क्या है, राइट। आज के दिन क्या होता है ना, पहले जो 14 to 30 डेज सिर्फ ट्रेडिंग करते थे, आज के टाइम पे वैसा नहीं होता।
आज जो तुमने शेयर्स वगैरह परचेज किए हैं, फिर आज जो तुमने सिक्योरिटी शेयर्स वगैरह सेल किए, इनका बस एक ही दिन को कंसिडर करेंगे और इसका सेटलमेंट कभी होगा, नेक्स्ट डे पे होगा। तुमको समझा क्या होता है, डेली डेली बेसिस पे जो तुम ट्रेडिंग करते जाते हो उसको हर नेक्स्ट डे पे हम क्या करेंगे, सेटल कर लेंगे। जैसे सपोज करो आज मंडे है, ठीक है, एंड मंडे को जो तुमने शेयर्स परचेज किए थे, ठीक है, उसका सेटलमेंट कभी होगा, नेक्स्ट डे पे, ठीक है। तुमने मंडे को शेयर्स परचेज किए हैं तो तुम्हारा जो पैसा तुम्हारे अकाउंट से तो हाथों हाथ कट जाएगा, बट जो ब्रोकर आगे चल के पेमेंट देता है लोगों को, वो देता है नेक्स्ट डे पे। तो तुमको समझाना अभी क्या हो गया, ट्रेडिंग डे को कितना इन्होंने अच्छा यहाँ पे काम किया करके 14 to 30 डेज होता था, अभी सिर्फ 1 डे का, ठीक है। एंड यहाँ पे सेटलमेंट भी एक दिन के अंदर हो जाता है, राइट। इसको हम बोलते हैं क्या, टी सेटलमेंट को तुम इस तरीके से भी लिखते हैं यहाँ पे T+1 डे सेटलमेंट, T+1 डे सेटलमेंट लिखते हैं। टी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिंग के डे को, एंड +1 डे मतलब एक दिन और इनको लगता है सेटलमेंट पे। ये इस तरीके से आज काम करता है। आई होप तुमको क्लियर हो गया, राइट। बट एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे बुक के अंदर एक्चुअली आज भी क्या थोड़ा पुराना चल रहा है, तो T+2 डे वाला सेटलमेंट वाला टाइम पीरियड दे रखा है, ठीक है ना। बट 2023 से T+1 डे वाला सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। मतलब आज तुमने ट्रेडिंग किया तो नेक्स्ट डे सेटल हो जाएगा, बट तुम्हारी बुक क्या बोलती है, आज तुमने ट्रेडिंग किया तो नेक्स्ट 2 डेज के अंदर ट्रांजेक्शन सेटल होएगा, राइट। बट T+1 अपडेटेड डेटा है, T+2 पुराना वाला डेटा है। तुमको कौन सा फॉलो करना है, जो बुक के अंदर लिखा हुआ है, क्लियर है। तो ये देखो कितना पुराने टाइम से अब तक इन्होंने कितना अच्छा यहाँ पे काम किया, कितना ज्यादा सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया करके। ये अपना टॉपिक हो गया। इसके अंदर मैं एक छोटा सा चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो कि पुराने टाइम के अंदर एक और प्रॉब्लम था, राइट। तो ये तो लिख देना ओल्ड, ये क्या हो गया तुम्हारा न्यू। आज के टाइम ऐसा चलता है। पुराने टाइम के अंदर एक और प्रॉब्लम था जो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, वो था क्या प्रॉब्लम था, डिफरेंट ट्रेडिंग साइकिल्स, डिफरेंट ट्रेडिंग साइकिल्स। ये क्या टॉपिक था, इसको जरा समझते हैं। साइकिल्स, ठीक है ना। पुराने टाइम में मैंने क्या बोला था, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज थे, करीब 23 स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे। कितने, 23 स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे। आज के टाइम सिर्फ 2 है, पहले के टाइम पे 23 स्टॉक एक्सचेंज है। और हर एक जो स्टॉक एक्सचेंज होता था, वो क्या अपना अपना अलग अलग ट्रेडिंग साइकिल फॉलो करता था। जिसका क्या मतलब है, लेट्स से कि एक अपना स्टॉक एक्सचेंज है जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, क्या है, एक अपना स्टॉक एक्सचेंज है जयपुर का, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है लेट्स से दिल्ली का। एक क्या है जयपुर का स्टॉक एक्सचेंज, एक दिल्ली का स्टॉक एक्सचेंज है। ये वाला तुम्हारा कौन सा साइकिल फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा ट्यूसडे टू मंडे, एंड लेट्स ये वाला कौन सा साइकिल फॉलो कर रहा है फ्रॉम वेडनेसडे टू ट्यूसडे। अलग अलग साइकिल फॉलो कर सकते हैं। मतलब इसका जो ट्रेडिंग पीरियड हमने देखा ना 14 डेज to 30 डेज, तो इसका ट्रेडिंग पीरियड वो स्टार्ट करता था ट्यूसडे से, खत्म करता था मंडे को, ये स्टार्ट करता था वेडनेसडे को, ये खत्म करता था ट्यूसडे को। क्या ऐसा करना पॉसिबल था क्या, ये ऐसा ही होता था अगर पहले के टाइम पे। तो यहाँ पे आप देखो प्रॉब्लम क्या आता था, जो ट्रेडर लोग होते थे, क्या जो ट्रेडर लोग होते थे, जो मेनली जो स्पेक्युलेटर लोग होते थे, वो क्या करते थे, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज पे कुछ ना कुछ पोजीशन लेते थे। लेट्स से कि उसने बाई किए शेयर्स को, बाई शेयर्स एट जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, उसने क्या किया, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर शेयर्स परचेज किए गए, राइट। नाउ इसने क्या किया, शेयर्स परचेज किया, और लेट्स से एक वीक का क्या है ट्रेडिंग पीरियड है, राइट। तो एक हफ्ते तक तो उसको क्या करना, जो परचेज किया उसके बदले में पैसा देने की नीड नहीं है। बट जब वीक एंड होएगा तभी उसको पैसा देना पड़ेगा, यस। तो यहाँ पे जब वीक एंड होता है कभी मंडे को, तब ये क्या करता है, पैसा नहीं देता, बल्कि क्या करता है, यहाँ पे उस पोजीशन को क्लोज करता है। पोजीशन को क्लोज कैसे करता है, अपने शेयर्स को सेल करके, एंड वो सेम पोजीशन क्या करता है, यहाँ पे ओपन करता है दिल्ली के अंदर करके, राइट। दिल्ली के अंदर अब इसने ओपन करने से होएगा क्या, उसको एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। यहाँ पे क्या मंडे को उसको खत्म हो जाता, ये खत्म कभी होता है ट्यूसडे को खत्म होता है, राइट। तो सेम पोजीशन जो यहाँ पे थी उसको क्लोज करके यहाँ पे उसको ओपन किया, उससे एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, एक दिन उसको क्या बाद में पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है, राइट। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन, तो क्या ये अलाउड था क्या कि एक जगह पोजीशन क्लोज करके दूसरी जगह चले जाना। ये बिल्कुल अलाउड था करके, और ये लोग इसको सिस्टम को बहुत ज्यादा मिस यूज करते थे, राइट। इसके लिए इस सिस्टम को लोग बहुत ज्यादा मिस यूज कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जितने भी स्टॉक्स है, जितने भी शेयर्स है, राइट, जो रोलिंग सेटलमेंट में नहीं है, ये वाले सेटलमेंट में नहीं है, जहाँ पे डेली डेली सेटलमेंट होता है, उनके केस में क्या बोला कि सभी स्टॉक एक्सचेंज को वीकली यूनिफॉर्म वीकली साइकिल फॉलो करना पड़ेगा, राइट। हर एक को क्या करना पड़ेगा, सेम साइकिल फॉलो करना पड़ेगा, अलग अलग साइकिल आप फॉलो नहीं कर सकते थे। ये इन्होंने बोला, सेबी ने बोला आपको ऐसा करना पड़ेगा। आई होप आपको इसके अंदर 2-3 पॉइंट थे, मैंने आपको क्लियर कराए होंगे। अब एक बार बुक से रीडिंग कर लेते हैं, अभी आपको बहुत आसानी होगी इसको समझने में। Earlier, the trading cycle for stocks based on types of security used to vary between 14 to 30 days। क्या होता था, इनका ट्रेडिंग साइकिल हुआ करता था, एंड सेटलमेंट इन्वॉल्व्ड अनदर फोर्टनाइट।
फोर्टनाइट का मतलब क्या था, 14 डेज, यहाँ पे लिख लेना करके, राइट। नाउ अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला, सेटलमेंट का मतलब क्या, एक्चुअल में शेयर्स के सर्टिफिकेट्स को ट्रांसफर करना, पैसों को ट्रांसफर करना, दैट इज सेटलमेंट। Done. Now, the exchanges, however, continue to have different weekly trading cycle, which enable shifting of position from one exchange to another. ये मैंने अभी जो अभी एंड में एक्सप्लेन किया था ना, ये वाला पॉइंट बोल रहा है। सबका एक्सचेंज का क्या था, अलग अलग ट्रेडिंग साइकिल था, जिससे ये क्या करते थे, एक जगह पोजीशन क्लोज करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे, और ऐसा पेमेंट को डिले करते रहते थे, जो सिक्योरिटी उनको देना होता था उसको डिले करते रहते थे, इसको बहुत मिस यूज करते थे। Then it was made mandatory for all the exchange to follow uniform weekly trading cycle इन रिस्पेक्ट ऑफ स्क्रिप्ट्स नॉट अंडर अ रोलिंग सेटलमेंट। जो रोलिंग सेटलमेंट में नहीं है उनके लिए, सिक्योरिटीज के लिए हमने क्या कहा, आपको वीकली यूनिफॉर्म साइकिल फॉलो करना पड़ेगा। रोलिंग सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पे डेली डेली जो ट्रेडिंग होती है उनको सेटल करते रहते हैं, डेली ट्रेडिंग हो रही है उसको सेटल कर, उसको बोलते हैं क्या, रोलिंग सेटलमेंट, राइट। यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं होता, जो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको सेटल करते जाते हैं, जो कि आज के टाइम पे फॉलो होता है। अभी देखो यहाँ पे एक स्क्रिप्ट जो वर्ड है ना, इसका बस मीनिंग तुमको आई थिंक एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, बट फिर भी बता देता हूँ। पुराने टाइम के अंदर जो सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे, फिजिकल सर्टिफिकेट्स, उनको हम स्क्रिप्ट्स बोलते थे। क्या बोलते थे, स्क्रिप्ट्स बोलते थे। डन। और इसका कोई मतलब, आज के टाइम पे इसको शेयर्स बोलोगे तो तुम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नाउ इन दिसंबर 2001 ऑल द स्क्रिप्ट्स वर मूव टू रोलिंग सेटलमेंट। 2001 में क्या गया, जितने भी स्क्रिप्ट थे इन सबको क्या करते हैं, रोलिंग सेटलमेंट में डाल दिया। मतलब कि डेली ट्रेडिंग करो, उसका नेक्स्ट डे पे सेटलमेंट होएगा, डेली ट्रेडिंग करो, उसका सेटलमेंट हो जाएगा, राइट। एक टाइम पीरियड के अंदर ऐसा नहीं कि तुम ट्रेडिंग करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, फिर बाद में बैठ के सेटल करो, ऐसा नहीं। ट्रेडिंग करो, सेटल करो, ट्रेडिंग करो, सेटल करो। दिस वाज द केस। नाउ द सेट the settlement period was reduced from T plus 5 to T plus 3, and from 2003 onwards it's T plus 2 days settlement cycle is being followed, right? पहले जो होता था 14 to 30 डेज जो साइकिल चलता था, उसको धीरे धीरे इन्होंने क्या क्या कम किया। फिर क्या क्या टी प्लस, सॉरी 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 गलत बोल दिया मैंने, जो सेटलमेंट के लिए जो टाइम लगता था, कितना 14 डेज पहले टाइम लगता था, उसको इन्होंने सेटलमेंट टाइम को कम किया। फिर पहले 14 डेज, फिर कितना क्या, टी प्लस 5, जो ट्रेडिंग तुमने किया, फिर 5 डेज लगते थे सेटलमेंट के लिए। ये जो एंड में जो डेज लगा होता है, ये रिप्रेजेंट करता है सेटलमेंट में कितने डेज लगेंगे, राइट। पहले 14 डेज, फिर टी प्लस 5 मतलब 5 डेज सेटलमेंट के लिए, फिर टी प्लस 3 3 डेज सेटलमेंट के लिए। 2003 से क्या होगा, टी प्लस 2 ट्रेडिंग किया, उसके बाद 2 दिन लगेंगे सेटलमेंट से। फिर मैंने क्या बोला, 2023 से अभी ये जो सिस्टम चल रहा है लेटेस्ट, विच इज टी प्लस 1 डे सेटलमेंट के लिए। ट्रेडिंग करो, नेक्स्ट डे पे चीजें सेटल हो जाएगी, क्योंकि आज ये फॉलो है, बट तुम्हारे बुक के अंदर लेटेस्ट टी प्लस 2 डेट तक ही अपडेटेड है। तो तुमको क्या करना है, बुक वाला फॉलो करना है। जो मैं तुमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, दैट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पज। उसको तुमको सिर्फ समझना है एंड आगे बढ़ना है। याद तुमको बुक से करना है, क्लियर है, बिकॉज बोर्ड में इसी से नंबर मिलेंगे। अभी आगे चलते हैं। ये वाला एक तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, बाकी सब सिंपल है। एक और आएगा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड, बट इसके अंदर मेन तो यही था। अब इसको देखते हैं नेक्स्ट, इक्विटी डेरिवेटिव ट्रेडिंग। सबसे पहले तो डेरिवेटिव का मीनिंग क्लियर है ना। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, मेनली स्पेकुलेशन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बैटिंग के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। शर्त लगाना, दैट इज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ये ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अपना वैल्यू किसी ना किसी अंडरलाइंग एसेट से अपना वैल्यू डिराइव करता है, राइट। यहाँ अंडरलाइंग एसेट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। हमने एग्जांपल के लिए क्रिकेट मैच लिया था, बट जनरली फाइनेंशियल मार्केट में अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, जो शेयर्स होते हैं वो होते हैं, या फिर इंडेक्स जो होते हैं, वो होते हैं इंडेक्स, मतलब निफ्टी 50 सेंसेक्स, क्या हो गया, इंडेक्स हो गए। इनके ऊपर क्या होता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। डेरिवेटिव के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड फॉरवर्ड्स, ये डेरिवेटिव के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या यहाँ पे बात कर रहा है। अभी देखो ये एक सी बात कर रहा है, इक्विटी डेरिवेटिव मतलब जो इक्विटी शेयर्स है उनके ऊपर डेरिवेटिव जो होंगे उनकी बात कर रहा है। इन ऑर्डर टू असिस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन मैनेजिंग रिस्क बेटर थ्रू हेजिंग, स्पेकुलेशन एंड आर्बिट्राज, एससीआरए वाज अमेंडेड इन 1995। एससीआरए क्या है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। वन मोर टाइम, क्या, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। इसके अंदर अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट का मतलब इसके अंदर चेंजेस किए। कभी 1995 के अंदर इस एक्ट के अंदर हमने चेंजेस किए, और हमने क्या किया, जो बैन लगा हुआ था ऑन ऑप्शंस इन सिक्योरिटीज। ऑप्शंस क्या है, सिक्योर सॉरी डेरिवेटिव्स के अंदर ही उसको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, विच इज ऑप्शन। जैसे हमने बोला फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरवर्ड, तो जो ऑप्शन है ये क्या है, एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके ऊपर उन्होंने बैन हटाया, किस पे ऊपर से, सिक्योरिटीज के ऊपर। जो ऑप्शंस वाला इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर से इन्होंने बैन हटाया 1995, ठीक है। क्यों हटाया, बिकॉज ताकि लोग अपना रिस्क को बेटर तरीके से मैनेज कर सके थ्रू हेजिंग।
स्पेक्यूलेशन कर सके, आर्बिट्राज कर सके, इसके लिए इन्होंने हटाया गया, राइट। ये जो है ना, ये एक ही वर्ड है, एक ही मतलब लाइन के अंदर, रिस्क, मैनेजिंग रिस्क बेटर थ्रू हेजिंग, ये एक लाइन है, फिर ये दो अलग अलग वर्ड है, इसके कंटिन्यूशन में नहीं है। एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ हेजिंग कैसे करते हैं, आई डोंट नो, मैंने एक्सप्लेन किया क्या, फिर भी चलो एक बार बता देता हूँ, राइट। डेरिवेटिव से तुम कैसे हेजिंग करते हो उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ लेट्स से कि तुमने रिलायंस की शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है। चलो रिलायंस का शेयर नहीं लेता, इन्फोसिस का शेयर लेता है इस बार। इन्फोसिस के शेयर खरीदे के, इन्फोसिस के शेयर खरीदे के तुमने, इन्फोसिस के शेयर्स खरीद रहे हो। अभी इन्फोसिस का शेयर प्राइस चल रहा है करीब 2000 रुपीज, और तुमने इन्फोसिस के शेयर खरीद के रखे हैं। तुमको क्या डर लग रहा है कि इन्फोसिस का शेयर हो सकता है मेरा और गिर जाए, एंड उससे मेरे को नुकसान हो सकता है। तुमको डर क्या है, ये शेयर गिरा तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। तो तुमने किसी ऐसी पार्टी को पकड़ा जिसको ऐसा लगता है कि अब तो ये शेयर गिरेगा नहीं, बहुत ऑलरेडी गिर चुका, अब ये शेयर प्राइस बढ़ेगा, और तुमने उसके साथ क्या कि डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक बेटिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, यूजिंग एनी ऑफ द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, फ्यूचर्स, ऑप्शन और फॉरवर्ड्स, कोई भी, मोर और लेस सेम ही है, राइट। नाउ तुमने क्या किया, डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट किया इसके ऊपर, इन्फोसिस के शेयर के ऊपर, जहां पे तुमने क्या शर्त लगाया कि यदि शेयर प्राइस गिरा तो तुमको पैसा मिलेगा, राइट। शेयर प्राइस गिरा तो तुमको पैसा मिलेगा, तुमको डर यही है ना कि शेयर प्राइस गिर सकता है, तो शेयर प्राइस गिरा तो डेरिवेटिव में क्या, तुमको पैसा मिलेगा, बढ़ा तो तुमको पैसा देना पड़ेगा। लेट्स से कि एक महीने बाद में ये तुम्हारा 2000 जो प्राइस था वो गिर के 1800 रुपये हो गया, तो तुमको जो शेयर मार्केट है वहां पे तो क्या हुआ, 200 रुपए का नुकसान हुआ, बिकॉज तुमने शेयर 2000 पे खरीदा, फिर 1800 पे आ गया, तो 200 रुपए का नुकसान हुआ। बट तुमने क्या किया था, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, जहां पे गिरता तो तुमको बेनिफिट होता, तुमको यहाँ पे 200 रुपए का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में, बैटिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट में वहां पे फायदा हो जाएगा। नेट नेट अभी तुमको कोई नुकसान हुआ क्या, नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली डेरिवेटिव्स को यूज करके हमको जो रिस्क था उसको हमने खत्म किया करके, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेजिंग। हेजिंग क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, क्लियर है, रिस्क को खत्म करना, रिस्क को एलिमिनेट करना, दैट इज हेजिंग। तो इन सब चीजों के लिए इनको क्या किया, हटाया करके, बैन हटाया। नाउ ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव हाउएवर टुक ऑफ इन ईयर 2000 विद इंडेक्स फ्यूचर्स आफ्टर सुटेबल लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाज पुट इन प्लेस। बट जो मेन जो इनके अंदर ट्रेडिंग के अंदर जो मूवमेंट आया करके, राइट, ट्रेडिंग जब पॉपुलर हुआ वो तब हुआ जब इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स अलाउ किए गए, राइट। अगेन फ्यूचर्स क्या है, डेरिवेटिव का वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बैटिंग करने के लिए वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट करके, राइट। एंड इंडेक्स फ्यूचर्स क्या होता है, इंडेक्स के ऊपर बैटिंग कर रहे हो, निफ्टी 50 सेंसेक्स के ऊपर, इनके ऊपर बैटिंग कर रहे हो कि निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स है वो ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, इस तरीका का बैटिंग यहाँ पे हो रहा है करके, ठीक है। तो जब से ये इंट्रोड्यूस किया ना, तब से ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है इंडिया के अंदर। द मार्केट प्रेजेंटली ऑफर, आज के टाइम पे क्या क्या डेरिवेटिव्स तुमको देखने को मिलते हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स एंड सिंगल स्टॉक ऑप्शंस। मतलब आज के टाइम पे तुमको मार्केट के अंदर बहुत जो बड़े बड़े शेयर्स है एंड जो इंडेक्स अपने हैं, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स, इनके ऊपर तुम क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो यूजिंग तुम्हारा फ्यूचर्स और ऑप्शंस इंस्ट्रूमेंट, क्लियर है। चलो अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डीम्यूचुअलाइजेशन, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, डीम्यूचुअलाइजेशन। ओके, डीम्यूचुअलाइजेशन क्या होता है उसको जरा समझते हैं। पुराने टाइम में जो स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे करके, राइट, वहां पे क्या था, जो ब्रोकर्स लोग होते थे वही पूरे स्टॉक एक्सचेंज को क्या करते थे, ओन करते थे। वन मोटा, पुराने टाइम में क्या, जो ब्रोकर्स हुआ करते थे वही स्टॉक एक्सचेंज को ओन करते थे, वही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे, एंड जो उसके अंदर प्रॉफिट होता था वो आपस में बांट लेते थे। वो उस टाइम पे काम चलता था, राइट। फिर उसके बाद में क्या हुआ ना कि इन्होंने ऐसा काम नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रोकर्स लोग बहुत अपना मन मर्जी चलाते थे, अपने अकॉर्डिंग रूल्स बना रहे हैं, थोड़ा इन्वेस्टर लोगों को नुकसान हो रहा है करके। तो इन सब चीजों की वजह से इन्होंने क्या किया, हमको डीम्यूचुअलाइज करना पड़ेगा। मतलब इन्होंने क्या किया ना, जो उसका ओनरशिप था स्टॉक एक्सचेंज का, उसका जो मैनेजमेंट था एंड उसका जो ट्रेडिंग था, ये तीन अलग अलग लोगों में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया वो समझते हैं, उससे पहले एक बार ये लैंग्वेज पढ़ते हैं। Historically, stock exchanges were owned, controlled and managed by brokers. जो brokers थे वही क्या थे, स्टॉक एक्सचेंज के करता धरता थे। ओनरशिप भी उनके पास था, कंट्रोल भी उसके पास था, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस भी वही बनाते थे, एंड सारा मैनेजमेंट भी उन्हीं के पास था। इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, जब भी डिस्प्यूट्स वगैरह हुआ करते थे, इंटीग्रिटी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज सफर्ड। मतलब मान लो ब्रोकर और इसके बीच में डिस्प्यूट है करके, क्लाइंट्स के बीच में, ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था, स्टॉक एक्सचेंज का रेपुटेशन खराब हो जाता, क्यों, क्योंकि ब्रोकर तो खुद ही खुद के अगेंस्ट एक्शन थोड़ी लेगा ना, तो वो क्या करते थे, क्लाइंट्स वगैरह इससे बहुत परेशान रहते थे, और स्टॉक एक्सचेंज का रेपुटेशन खराब होता था। तो क्या हुआ ना, NSE however was set up with a pure demutualization governance structure, having ownership, management and trading with three different sets of people. Currently all stock exchange in India have demutualized setup. NSE जो स्टॉक एक्सचेंज आया था उसने स्टार्टिंग से क्या बोला, डीम्यूचुअलाइज सेटअप चाहिए, राइट।
ओनरशिप किसी और के पास होगा, मैनेजमेंट किसी और के पास होगा, और ट्रेडिंग करने का राइट, बाइंग एंड सेलिंग करने का राइट किसी और के पास होगा। आज के टाइम पे तो दोनों स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी, दोनों में क्या डीम्यूचुअलाइज सेटअप है। अभी एक बार मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग किस किस के पास में है आज के टाइम पे। इनका स्टॉक एक्सचेंज का आज के टाइम पे ओनरशिप किसके पास में है? तो शेयर होल्डर्स के पास में। किनके पास में? शेयर होल्डर्स के पास में, क्योंकि आज के टाइम पे एनएससी और बीएससी क्या दोनों ही एक कंपनी है, एंड कंपनी ने उन्होंने क्या करके अपने शेयर्स इशू कर रखे हैं। एंड कंपनी का ओनर कौन होता है? जिसने भी कंपनी के शेयर्स रखे होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो आज के टाइम पे कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, इन कंपनीज के शेयर परचेज कर सकता है और उसके ओनर बन सकता है। ठीक है, तो आज के टाइम पे ब्रोकर्स आर नो लॉन्गर द ओनली ओनर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। आप लोग भी चाहो तो उसके ओनर बन सकते हो इन कंपनीज के शेयर्स परचेज करके। फिर मैनेजमेंट आज के टाइम पे किसके हाथ में? कंपनी का जो सीईओ है, कंपनी के जो सीएफओ है, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इन सब के हाथ में क्या है? कंपनी का मैनेजमेंट है। एंड जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडिंग आज के टाइम पे कौन करता है? ये आज भी ब्रोकर्स लोग ही करते हैं। ये आज भी क्या करते हैं? ब्रोकर्स लोग ही करते हैं। ट्रेडिंग क्या करते हैं? ब्रोकर्स लोग करते हैं। मतलब हम लोग ब्रोकर्स के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। दैट्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। डन। इस तरीके से तीनों को अलग अलग किया। ये था डीम्यूचुअलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है डीमेटेरियलाइजेशन। ये आई थिंक तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि डीमेटेरियलाइजेशन क्या होता है। पहले के टाइम पे जो सर्टिफिकेट्स, फिजिकल सर्टिफिकेट्स हुए करते थे, ठीक है, उसको यदि उसको हमने बाद में क्या किया ना, डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। उसको बाद में हमने क्या किया? डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। और जो डिजिटल आज के टाइम पे जो सिक्योरिटीज है वो हम स्टोर करते हैं विद डिपोजिटरीज। किसके साथ में? डिपोजिटरीज। और इंडिया में कितनी डिपोजिटरीज है? दो, एनएसडीएल एंड सीडीएस। इनके साथ में हम क्या करते हैं? अपना वो डिजिटल सिक्योरिटीज है उनको हम स्टोर करते हैं, वहां पे अकाउंट खोलते हैं और अपना सिक्योरिटी स्टोर करते हैं। ये डीमेटेरियलाइजेशन किया क्यों? फिजिकल सर्टिफिकेट से डिजिटल सर्टिफिकेट में हमने कन्वर्ट क्यों किया? इसका मेन रीजन क्या था? देखो, फिजिकल सर्टिफिकेट एक तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। क्या क्या प्रॉब्लम? लोग फेक सर्टिफिकेट्स बना लेते थे, लोगों के सिग्नेचर्स मिसमैच होते थे, सर्टिफिकेट्स खो जाते थे, सर्टिफिकेट्स फट जाते थे। तो इन ये प्रॉब्लम्स के लिए इन्होंने क्या किया यार, डिजिटल सिक्योरिटी की नीड है करके, तो इन्होंने ये डीमेटेरियलाइजेशन किया। डीमेटेरियलाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि पहले जो सर्टिफिकेट्स थे ऑफ कोर्स वो फिजिकल फॉर्म के थे, उनके अंदर कुछ ना कुछ एक मैटर था, पेपर से बने होते थे ना, तो वो मैटर को हटाया और क्या किया? डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। इसको हम क्या बोलते हैं? डीमेटेरियलाइजेशन। क्लियर है तुम लोगों को? अब एक बार पढ़ लेते हैं। As discussed before, the old settlement system was inefficient. क्यों? Because the time lag for the settlement में बहुत टाइम लगता था, physical movement of paper based security, इन दो रीजन से क्या था कि पुराना वाला सिस्टम बहुत ही इनएफिशिएंट था। टू ओबिविएट दिस प्रॉब्लम, ओबिविएट का मतलब टू खत्म करना, इन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 was passed to provide for establishment of depositories in securities with the objective of ensuring free transferability of securities with speed and accuracy। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या किया? डिपॉजिटरी एक्ट 1996 एस्टेब्लिश किया, और इसके थ्रू दो डिपॉजिटरी इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश हुई, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। ठीक है, एंड हुआ क्या कि इन डिपॉजिटरीज का काम क्या है कि सिक्योरिटीज को डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर करना, और ये तुमको फ्री ट्रांसफरेबिलिटी अलाउ करता है सिक्योरिटीज का। फ्री ट्रांसफरेबिलिटी का ये मतलब नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट करता है, इसका मतलब है कि इजीली ट्रांसफर कर देता है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं आता करके। These are two depositories, NSDL and CDSL। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? NSDL का नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, CDSL का सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे S स्टैंड करता है फॉर सिक्योरिटीज, यहाँ पे S स्टैंड करता है फॉर सर्विस लिमिटेड। They have been set up to provide a instantaneous electronic transfer of securities. मतलब dematerialized settlement has eliminated bad deliveries and associated problem। Bad deliveries क्या होता है? जो मैंने अभी बताया ना, फेक सर्टिफिकेट्स, सिग्नेचर मिसमैच, या फिर फटे टूटे ऐसे सर्टिफिकेट्स, इनको हम बोलते थे बैड डिलीवरीज। ऐसे यदि सेटलमेंट के अंदर ऐसे इस टाइप के यदि सर्टिफिकेट्स इन्वॉल्व होते थे तो इनको हम क्या बोलते थे? बैड डिलीवरीज। To prevent physical certificates from sneaking into circulation, it has been made mandatory for all the newly issued securities to be compulsory traded in dematerialized form. Now, the public listed companies making IPO of any security for amount of 10 crore or more have to make IPO only in dematerialized form। ठीक है, ताकि अभी क्या हो कि ये वापस लोग फिजिकल सर्टिफिकेट इशू नहीं करने लग जाए। इसके लिए इन्होंने क्या रूल बनाया? कोई भी कंपनी यदि अपना किसी भी सिक्योरिटी का आईपीओ लेके आती है, तो उस केस में यदि उसका अमाउंट क्या है, आईपीओ का अमाउंट, उसके अंदर आईपीओ में यदि 10 करोड़ रुपीज है फिर उससे ज्यादा उठा रहे हैं, आईपीओ के अंदर यदि आप 10 करोड़ रुपीज है फिर उससे ज्यादा उठा रहे हैं, तो आपको कंपल्सरी है कि आपको डिजिटल सिक्योरिटीज ही इशू करना पड़ेगा। आप फिजिकल सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते। यहाँ पे दो चीजें,
पहली बात तो ज्यादातर जो कंपनीज पैसे उठाती है वो 10 करोड़ या फिर उससे ज्यादा अमाउंट ही उठाती है। सेकंड थिंग, आज के टाइम पे जो नया वाला रूल है दैट इज कि तुम यदि 1 रुपए का भी आईपीओ लेके आते हो ना, तो तुमको डिजिटल सर्टिफिकेट्स ही सॉरी डिजिटल सिक्योरिटीज ही इशू करना पड़ेगा। आज के टाइम पे फिजिकल सिक्योरिटीज इशू करना अलाउड ही नहीं है करके, राइट? बट तुम्हारी बुक के अंदर ऑफ कोर्स वो लिखा हुआ नहीं है, बट तुमको पता होना चाहिए। एब्सोल्युटली क्लियर? यस, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या है ये जरा समझते हैं करके, ठीक है? नोट्स के अंदर आते हैं और इसको समझते हैं। ये अच्छे से हमसे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से रिलेटेड अपना चैप्टर नंबर 3 है, वो मेनली इसी के बारे में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा आइडिया लेके चलते हैं आपसे। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ना, पहली बात तो इंडिया के अंदर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कितनी है? अगेन दो। पहला कौन सा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है? एनएससी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और लिमिटेड, और दूसरा है इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके। ये दो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती है। टू क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस इन इंडिया, ठीक है? एंड अब ये होता क्या है ये जरा समझते हैं करके, इसको क्यों लेके आया वो समझते हैं। सपोज करो इधर क्या है, बायर है जो कि क्या कर रहा है, सिक्योरिटीज परचेज कर रहा है, और इधर क्या है, सेलर है जो सिक्योरिटीज सेल कर रहा है। पुराने टाइम की बात याद करना, उससे तुम ज्यादा अच्छे से समझोगे, ठीक है? इसने क्या किया, शेयर्स परचेज किए और इसने क्या किया, शेयर सेल किए। अब जब सेटलमेंट होएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। इसको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। ये इसको क्या देगा, मनी देगा। एंड सेलर को क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी देना पड़ेगा। सिक्योरिटीज देना पड़ेगा, शेयर्स डिबेंचर्स जो भी है करके, राइट? उसको सिक्योरिटी देना पड़ेगा। बट जब सेटलमेंट का टाइम होता था तब क्या होता था, या तो ये बंदा नहीं आता था कि हमको अभी खरीदना ही नहीं है करके, तो पैसे मिलते ही नहीं थे, इस बेचारे को नुकसान होता था। या फिर ये नहीं आता था कि हमको बेचना ही नहीं है करके, राइट? तो इस पर्सन को नुकसान होता था। ये बहुत ही कॉमन था पुराने टाइम के अंदर। सेटलमेंट पे लोग आते ही नहीं थे, ट्रेडिंग कर लेते थे, फिर सेटलमेंट के बारे पे आते ही नहीं थे कि हमको करना ही नहीं है अभी करके ट्रांजेक्शन करके, राइट? तो इससे लोगों को क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। ठीक है, तो इस अभी इसके लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट लेके आया, क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन, ये वाला कॉन्सेप्ट लेके आए। जिसके अंदर हमने क्या किया ना, अभी बायर एंड सेलर आपस में ट्रांजेक्शन नहीं करते, बायर एंड सेलर आपस में ट्रांजेक्शन नहीं करते। अभी ट्रांजेक्शन किसके बीच में होता है, बायर एंड क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन के बीच में होता है, और दूसरा ट्रांजेक्शन सेलर एंड क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन के बीच में होता है। इससे बेनिफिट क्या होता है, देखो अभी ये क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन कहीं पे भाग के नहीं जाने वाला। तो इसने यदि कुछ चीज परचेज किया है तो 100% गारंटीड है कि इसको क्या मिलेगा, वो सिक्योरिटी मिलेगा और इसको पैसा देना पड़ेगा, राइट? एंड इसने यदि कुछ सेल किया तो 100% गारंटी आपको मिलती है कि आपको जो सिक्योरिटी दोगे तो उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे करके, राइट? तुमको ये समझाना क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन ने क्या क्या। अभी ट्रांजेक्शन किसके बीच में होता है, बायर एंड क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन के बीच में, एंड क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन सेलर के बीच में। तो वो जो प्रॉब्लम है कि सेटलमेंट के टाइम पे लोग आ ही नहीं रहे करके, वो अभी यहाँ पे एलिमिनेट हो गया करके। अभी इस सिचुएशन में समझते हैं कि लेट से एक पार्टी ने डिफॉल्ट किया तो क्या होगा। लेट से कि इसने क्या किया, कुछ शेयर्स परचेज किया और इसने शेयर सेल किया करके, राइट? तो अब इसको क्या पैसे देने रहेंगे, सिक्योरिटी मिलेगा करे। सपोज करो कि ये तो पैसे लेके बेचारा रेडी है करके, इसने सिक्योरिटी सेल ही नहीं किया। तो ये तो पैसे लेके रेडी है, इसने सिक्योरिटी सेल ही नहीं किया। तो बेचारा क्या करेगा। तो अभी क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन का काम है कि कहीं से भी ये जाके सिक्योरिटीज परचेज करके लेके आएगा और इसको चुकाएगा। क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन का काम क्या है, कहीं से भी सिक्योरिटी जाके परचेज करके लेके आएगा और उसको देगा, और उसके बदले में आप खुद पैसे कलेक्ट करेगा। फिर इसके साथ में क्या होगा, इसको सिक्योरिटी, ये जो क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन है ये डील करता है क्या, जो भी क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन को यदि इस प्रोसेस के अंदर कुछ भी नुकसान होता है तो क्या करना पड़ेगा, इसको सेलर से ये वसूल करेगा, ठीक है? और उसके ऊपर कुछ एडिशनल चार्जेस भी ये क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ये था इसको लाने का मेन रीजन करके। आज के टाइम पे हालांकि चीजें बहुत ही ज्यादा क्या हो गई, डिजिटल हो गई करे। तो ये जो पुराना वाला प्रॉब्लम था, लोग सेटलमेंट पे लोग आ ही नहीं रहते, वो आज के टाइम पे इतना पॉसिबल नहीं है, राइट? तो आपको रेयरली बहुत कोई ऐसे ग्लिच हो जाए तो अलग बात है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अदर देन दैट आपको आज के टाइम पे ये प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलती। बट ये क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन के लिए तो एक मेन काम है, उसके अलावा भी इसके कुछ काम होते हैं जो कि हम थर्ड चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन है करके, इसने यहाँ पे जो ये काम किया है इसको बेसिकली हम बोलते हैं कि इसने क्रेडिट रिस्क को एलिमिनेट किया। क्या क्या, क्रेडिट रिस्क को एलिमिनेट किया। क्रेडिट रिस्क को यहाँ पे एलिमिनेट किया। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या है, सामने वाली पार्टी का डिफॉल्ट करना जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। अभी एक बार इसको रीड करते हैं। The anonymous electronic order book ushered in by NSC did not permit members to assess credit risk of the counterparty and thus necessitated some innovation in this area. आज के टाइम पे क्या होता है, डिजिटल बाइंग एंड सेलिंग होता है। डिजिटल बाइंग एंड सेलिंग होने से क्या होता है,
तुमको पता नहीं रहता कि तुम किससे शेयर परचेज कर रहे हो या फिर किसको सेल्स शेयर कर रहे हो, ये तुमको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता। किस पार्टी के साथ में तुम्हारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, उस पार्टी का इन्फॉर्मेशन तुमको नहीं अवेलेबल होता, राइट। नाउ इससे होता क्या है, तुम असेस नहीं कर सकते हो जिस पार्टी के साथ तुम ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो सही बंदा है कि नहीं है, ठीक है, वो रिलायबल पर्सन है कि नहीं है। जब पैसे देने की बारी आएगी या फिर सिक्योरिटी देने की बारी आएगी तो वो देगा या नहीं देगा, ये तुमको पता नहीं चलता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस क्रेडिट रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए, क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या बोला, सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट कर देगी, ऐसा जो रिस्क है इसको एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, ये लेके आए, क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन को लेके आए। To address this concern, NSE had set up a first clearing corporation, National Security Clearing Corporation Limited, which commenced its operation in 1996. मैंने इसको थोड़ा तुमको और डिटेल के अंदर समझाया था करके कि किस तरीके से ये रिस्क को एलिमिनेट करता है, वो सब कुछ करके। चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तो और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, right? आज के टाइम के लिए तुम बस यही ध्यान रखना, दो क्लियरिंग हाउस कॉर्पोरेशन है, एक तो एनएससी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरा इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तुम्हारी बुक के अंदर जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का नाम दे रखा है ये थोड़ा पुराना है, यहाँ पे देखो नाम दे रखा है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जबकि आज के टाइम पे नेम चलता है एनएससी क्लियरिंग लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट चलता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। नाउ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रमोट अवेयरनेस, देखिए तुम यदि नोटिस करोगे, देखो इन्वेस्टर लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो पैसे ही नहीं देंगे करते। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए इन्होंने क्या किया ना, स्टॉक एक्सचेंज ने अपना जो एनएससी वगैरह है, सेबी ने, इन्होंने कुछ अच्छे काम किए। क्या काम किए, एक तो अवेयरनेस फैलाते, कैसे, जैसे तुम देखो कि तुम अपना कोई भी स्टॉक ऐप के अंदर लॉग इन करते हो तो तुमको एक वार्निंग आता है कि 9 out of 10 ट्रेडर्स लूज देयर मनी इन एफ एन ओ ट्रेडिंग, डेरिवेटिव के अंदर 10 में से 9 जन अपना पैसा नुकसान करते हैं, और भी कुछ चीजें लिखी होती है उसके अंदर। तो ये क्या करें, बेसिकली अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उस चीज से सावधान रहो, आपको नुकसान हो सकता है। म्यूचुअल फंड के भी तुम एडवर्टीजमेंट देखोगे तो बोलता है कि म्यूचुअल फंड सही है, बट बाद में एक वार्निंग लिखा होता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क करके, रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये जो वार्निंग है, ये किसने बोला, सेबी ने बोला कि तुमको देना है। म्यूचुअल फंड वाले खुद की अपनी इच्छा से नहीं देते, सेबी ने कंपल्सरी करना है कि तुमको ये बोलना है, ताकि इन्वेस्टर लोगों को ऐसा आइडिया नहीं हो कि म्यूचुअल फंड तो सब कुछ सही है, रहेगा, सब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा आइडिया नहीं होता, ताकि उनको पता रहे कि इसमें भी रिस्क है करके, क्लियर है करके। ये ऐसे छोटे छोटे काम करती रहती है अवेयरनेस के लिए। और कभी कोई डिफॉल्ट वगैरह हो जाए तो ये लोग क्या करते हैं, अपने पास ऐसा फंड भी मेंटेन करते रखते हैं, ताकि कोई डिफॉल्ट हुआ तो उसमें से पैसे यूज करके उसको दिया जा सके। अभी एक बार रीड करते हैं। To protect the interest of the investors and to promote awareness, the central government, Ministry of Corporate Affairs, established the Investor Education and Protection Fund. ये इन्होंने establish किया था, ठीक है, in October 2001. With the similar objective, the exchange and SEBI also maintain investor protection fund to take care of the investor claims. Now, SEBI and Stock Exchange have also set up investor grievance and service cell for redressal of investor grievances. All these agencies and investor association also organize investor education and awareness program. कुछ दो तीन चीजें जो मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा। पहला तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है, एक तो बोला फंड क्रिएट कर रखा है, जिससे कि कभी किसी ने गड़बड़ किया, लेट्स से स्टॉक ब्रोकर ने कोई डिफॉल्ट किया है, फिर स्टॉक एक्सचेंज ने डिफॉल्ट किया, तो उस फंड में से पैसा यूज करके जो लोगों को नुकसान हुआ उनको चुकाया जा सकता है। जैसे तुम देखोगे अपना पीएफ रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड करके एक बना रखा है, जिससे होता क्या है कि कोई भी कभी कोई अपने कंट्री के ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है, नेचुरल क्लाइमेट या फिर कोई और रीजन से अपने को प्रॉब्लम आया, तो उस फंड से पैसे यूज करके उस सिचुएशन को सॉल्व किया जा सकता है। सेम यहाँ पे रहता है, फंड मेंटेन करके रखते हैं, कभी कोई ऐसा सिचुएशन खराब हुआ तो उसमें से यूज करके जिन लोगों को नुकसान हुआ उनको पैसे दे देंगे। पहला ही। दूसरा, अवेयरनेस के लिए इन्होंने क्या किया ना, बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह चलाते हैं, जिसके मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दिए करके ना। थर्ड चीज इन्होंने क्या किया ना, जो कंप्लेंट्स होते हैं, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है कंप्लेंट्स, इसको सोल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टर ग्रीवेंस या फिर सर्विस सेल बना रखे, जिसके अंदर आप अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो और उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा करके। ये काम किसने किया, सेबी और स्टॉक एक्सचेंज मिलकर ये सब काम करते हैं। क्लियर है तुम लोगों को, चलो आगे चले इसमें। हाँ, ना अभी ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन का, एक सीन देखते हैं कितने टॉपिक्स बचे उसके अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 5 ओके। सी अभी देखो अपने काफी सारे टॉपिक्स बचे हैं इस टॉपिक के अंदर, एंड ऑलरेडी वीडियो काफी बड़ा हो गया। एंड ये वाला टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन का, अगेन वेरी टेक्निकल टॉपिक है, राइट, बहुत इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड चीजें दे रखी है विच नीड लॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग। तो इसको यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं इन द नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो आज को अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ग्लोबलाइजेशन को स्टार्ट करेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, राइट, सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।